किशोर उपाध्याय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े, गोदियाल जी अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन आप अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं हरिद्वार से? निश्चित ही। अगर प्रदेश अध्यक्ष बने रहना पसंद करेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? सर मुझे अगर दोनों में से एक ही चीज चुननी हो तो क्या होनी तो मैं चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहूँगा। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसमें हरीश रावत जी की कोई स्पष्ट भूमिका थी आपको सपोर्ट करने में? मैं नहीं मानता। और जो लोग आपकी कुर्सी हिला रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आमतौर पर जीतने वाले को रिवॉर्ड मिलता है और हारने वाले को थोड़ा मायूसी होती है और थोड़ा सा उसको किनारे कर दिया जाता है संगठन में। लेकिन आपको हारने के बाद रिवॉर्ड मिला, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सोचा था? अजय भट्ट जी हारे, प्रदेश अध्यक्ष बने। करण मेहरा हारा, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बना। करण मेहरा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, आपने कहा कि चक्रव्यूह में घिर गया। मेरी माँ कहानी सुनते समय सोई नहीं थी। क्या ये लोग आपकी एक कॉल पे आ जाते हैं, सुन लेते हैं कि संगठन का प्रमुख कह रहा है, या आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है? अच्छा, आसान काम क्या था इतने वरिष्ठों से करवाना? अच्छा, ये तो बता दीजिए, उन्होंने किस किस नेता के लिए बोला था कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? हरीश रावत जी सहयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको आज गारंटी दे सकता हूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की सीट को हम 100% जीतेंगे। ट्रेंड को देखें कि जिसने गैरसैंण के पक्ष में ज़्यादा बात करी वो सत्ता से बाहर हो गया। आपकी नज़र हरिद्वार लोकसभा सीट पर है और हरीश रावत की नज़र जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। वो उस सब चीज़ से ऊपर चले गए हैं और ये उनका आज का नहीं है। वो चाहे प्रीतम सिंह थे, चाहे किशोर उपाध्याय थे, वो इस तरीके से हमेशा से करते रहे हैं और हम बुरा भी नहीं मानते। भीष्म पितामह हैं और हरि की इच्छा हरि जाने। तो भीष्म पितामह का मतलब क्या समझे? अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए सक्रिय राजनीति से, क्योंकि भीष्म पितामह तो गद्दी से बंधे हुए थे। हरीश रावत जी अपने इस तरह से अपने कार्यक्रम तय करते हैं, कहाँ विरोध करना है, कहाँ मौन व्रत करना है, कहाँ धरना देना है, किस तरीके से विरोध करना है। वो संगठन को साथ लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं? क्योंकि जब मैंने कहा कि ऐसे लोगों से पूछा जाएगा तो खुद ही कुछ लोगों ने बढ़ के कह दिया यार वो आया दस्तखत करने, हमने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं। मतलब विधायक इतना गैर जिम्मेदार है कि बिना पढ़े कागज़ पे दस्तखत कर दिए? नहीं बढ़े। पहाड़ी अस्मिता की बात आप कर रहे हैं, तो मूल निवास पर आपने क्यों साथ नहीं दिया उस टीम का जो एक टीम लगातार आंदोलन कर रही थी? देहरादून में उन्होंने आंदोलन किया, हल्द्वानी में उन्होंने आंदोलन किया, टिहरी में उन्होंने आंदोलन किया, और आपका बयान कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि उनके हृदय को ठेस पहुंचा दी आपने। भू कानून पे हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पे हमारा कानून हो। कई लोग कहते हैं कि बहुत करीबी रिश्तेदारी है आपकी रावत जी से। जब परिवारवाद की बात होती है तो रावत जी या तो अपने परिवार के लिए टिकट मांगते हैं, अगर अपने लिए टिकट नहीं बनता, लोग कहते हैं संगठन में भी उन्हीं का आदमी है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव सर पर है, चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है, उत्तराखंड कांग्रेस कितनी मजबूती से बीजेपी के रथ को थामने की कोशिश करने जा रही है, कांग्रेस में कौन कौन दिग्गज अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन में काबिज होना चाहते हैं, कौन से वो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर घमासान क्या रुक पाएगा? लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा? कांग्रेस के भीतर की तमाम राजनीतिक हलचल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा साहब मौजूद हैं। मेहरा साहब, स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। जानना चाहता हूं क्या तैयारियां हैं कांग्रेस के चुनाव को लेकर? कांग्रेस संगठन के तौर पे अपनी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है जब मुझे पहली बार ये जिम्मेदारी दी गई थी तो ये कहा था कि कैडर तैयार करने का काम आपको करना है, और मैंने जो अपने 14-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस था संगठन में काम का, उसमें मैंने जिन लोगों को देखा कि काम कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन युवा साथियों को मैंने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारियां सौंपी, और लगातार पिछले लगभग 17-18 महीनों से वो सभी लोग हर 8 से 10 दिन में एक कार्यक्रम अपने ज़िले में, ब्लॉक में कर रहे हैं। साथ में हमने बूथों को मजबूत करने की एक कवायद करी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था कि हमारे बूथ आखिरी समय पे बनते हैं, इसीलिए बनने के तुरंत बाद से बूथ कमेटियों के गठन पे हम लोग लगे और मंडल की नियुक्तियां हमने करने मतलब की आप तो ये बात कह रहे हैं कि बूथ को तैयार करने का मतलब 22-24 साल उत्तराखंड में कांग्रेस
में क्या बूथों को तैयार नहीं किया कांग्रेस ने? सरकार भी रही है कांग्रेस की, तो लोकसभा भी जीती है कांग्रेस। एक परिपाटी सी है सर कि हमारे यहाँ हम लीडर बेस्ड पार्टी है। आपने क्योंकि आप एनालाइज भी करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा से किसी बड़े नेता के पीछे या जो विधायक है वहाँ का उसकी अपनी टीम, इस तरीके से काम होता था। और वही कहीं ना कहीं कारण है कि जिसका कद बड़ा हो जाता है या वो होता है तो फिर वो पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की उस पर क्षमता आ जाती है। नेता गया, टीम गई और नीचे पूरा झाड़ू लग जाती थी। तो आपने अब नई टीम बनाई है अपनी? हमने कोशिश ये की है कि कांग्रेस के समर्थक हों, वो किसी व्यक्ति के समर्थक ना हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के समर्थक हों और कांग्रेस क्यों रण में है, क्यों वो मामलों को लेकर आगे बढ़ रही है, वो उसको स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मैं इस वजह से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। वो करण मेहरा को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए लड़ाई ना लड़े, वो लड़े कि भाई मेरे को गरीब के संग, मजलूम के संग खड़ा होना है। उसको पता होना चाहिए कि मुझे अंकिता की लड़ाई लड़नी है तो क्यों लड़नी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मैं रानीखेत से प्रतिनिधित्व करते रहा हूँ और रानीखेत का विधायक रहा हूँ। इस समय लोकसभा इलेक्शन सर पे हैं और मेरा काम है लोगों को चुनाव लड़ाना। लेकिन आपका नाम बताया जा रहा है कि एक सर्वे में आपका नाम आया है और हरिद्वार से आपकी दावेदारी हो रही है, मतलब आपका पलायन रानीखेत से हरिद्वार की तरफ हो सकता है, इस तरीके की बातें आ रही हैं। एक चीज़ स्पष्ट कर दूं सर मैं आपको, क्योंकि मैं पार्टी का कैडर वर्कर हूं और पार्टी ने मुझ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। 4 बार विधायक का चुनाव पार्टी मुझे लड़ा चुकी। मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम को सदन में उठाने वाला पहला विधायक बनने का मौका दिया। मुझे दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस थे कि इस विषय को आपको धारदार तरीके से सदन में रखना है और मैंने उसको रखने का काम किया। मुझे ये मौका पार्टी ने दिया। छोटी सी उम्र में मुझे डिप्टी लीडर बना दिया और आज मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं तो साहब मानता हूँ कि मुझ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे को बनाने में पार्टी का हाथ है। मुझसे दरी बिछाने के लिए कहेंगे दरी बिछाऊंगा, भाषण देने के लिए कहेंगे भाषण बनाऊंगा, मुझसे दौड़ लगाने के लिए कहेंगे दौड़ लगाऊंगा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं ये कह रहे हैं आप, या चुनाव? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का हाईकमान जो आदेश करेगा उसका पालन मुझे करना है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जहाँ मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भूमिका मेरी पार्टी समझेगी, मैं उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार मानता हूं। एक तो ये आपका औपचारिक बयान हो जाता है, सारे लीडर्स का ये औपचारिक बयान होता है कि जो पार्टी हमको कहेगी हम वो करेंगे, लेकिन एक तैयारी होती है। आपकी तैयारी नैनीताल सीट से है, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से या हरिद्वार से? दोनों में से कहाँ कंफर्टेबल? सर, मैं 5 लोकसभा सीटों में जड़ पे काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पौड़ी मेरे से बहुत दूर है, उसके बाद भी पौड़ी लोकसभा में मेरे करीब 24 से ज़्यादा सभाएं और 24 से ज़्यादा दौरे हुए हैं। 3 दौरे बद्रीनाथ, 4-5 दौरे मेरे टिहरी, 19 दौरे अकेले रुद्रप्रयाग जनपद में मेरे हुए हैं। तो मेरे लिए वहाँ से भी नाम आ रहा है। लेकिन मेरा काम है, जहाँ मैंने बोला ना आपको, जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि फील्ड में नीचे हमारा वर्कर तैयार है, हमारे बूथ तैयार हैं और जो भी चुनाव इस समय लड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा बीजेपी में एकदम नया चेहरा आता है और वो चुनाव लड़ जाता है और जीत भी जाता है। उसका कारण ये है कि उनका नीचे का स्ट्रक्चर मजबूत है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो और कोई भी चुनाव लड़े उसको लड़ाने वाली टीम नीचे तैयार होनी चाहिए। अच्छा, सवाल को आप थोड़ा सा टाल रहे हैं, मैं एक सवाल को दोबारा से पूछ रहा हूँ जी। आपकी नज़र हरिद्वार लोकसभा सीट पर है और हरीश रावत की नज़र जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? ना, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ और हरिद्वार के मैक्सिमम वर्कर्स ने मेरा नाम लिया है और उसके बाद हाईकमान को तय करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष का पद मैं रहते हुए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, आप इतिहास पे जाइए। किशोर उपाध्याय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े, विधानसभा का। हाँ, विधानसभा का ही, लेकिन चुनाव लड़े। चुनाव है। गोदियाल जी अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन आप अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं हरिद्वार से? निश्चित ही, अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि करण माहरा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और भी बहुत सारे नाम हैं। इतने दिग्गजों को कैसे मैनेज करण माहरा करते हैं? इनसे उम्र में छोटे, इनसे एक्सपीरियंस में छोटे। देखिए, इन सबका प्यारा हूँ मैं। सबसे छोटे होने के कई फायदे होते हैं। पर लोग तो कहते हैं कि आपको उतना समर्थन नहीं मिलता। देखिए, वो लगता है, पर मेरा कौन सा कार्यक्रम फेल हुआ आज तक? आपने देखा है 7 दिन लगातार हमने जेल भरने का कार्यक्रम किया, समर्थन था।
खड़गे जी की मीटिंग भी सारे लोग मंच पे थे, जितनी हमने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें मैक्सिमम लोग साथ में रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, आपने कहा कि चक्रव्यूह में घिर गया, मेरी माँ कहानी सुनते समय सो ही नहीं थी, इतना आपसे ज़रूर कह सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, पूछना चाहूँगा, हरिद्वार और नैनीताल, जी इन दोनों सीटों की चर्चा तो कांग्रेसी जन कर रहे हैं, जी। लेकिन पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट, टिहरी संसदीय सीट और अल्मोड़ा संसदीय सीट की चर्चा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब दूंगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में अगर जिस व्यक्ति को संगठन चाहता है, हमारा वहाँ का लोकल संगठन चाहता है, अगर उस बात पे हाईकमान में सहमति बनती है, हरीश रावत जी सहयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको आज गारंटी दे सकता हूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की सीट को हम 100% जीतेंगे। मतलब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं हमारे यहाँ जो, क्योंकि इस बात को मैं खुल के नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति, एक शख्स ऐसा है पार्टी के अंदर, अगर वो चुनाव लड़ेगा, उनको नारायण दत्त तिवारी जी की जो फॉलोवर्स हैं उनका पूरा समर्थन मिलेगा, उनको खुद स्वाभाविक वहाँ का नेतृत्व होने का उनको उसका लाभ मिलने वाला है, और कांग्रेस का वोटर उनको मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि यशपाल आर्य को नैनीताल सीट पे दावा नहीं करना चाहिए, उनको अल्मोड़ा से चुनाव लड़ना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। दावा करने का अधिकार सबको है सर, हाँ। वो कहीं से भी कर सकता है, पर जो एज ए संगठन अध्यक्ष, जो मैंने जिला सम्मेलनों में महसूस किया, जो मैं कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहा हूँ, जो सर्वे है उसके हिसाब से वो बहुत मजबूत है। नारायण दत्त तिवारी जी का सहयोगी के रूप में उनको लोग जानते हैं, और पूरा ब्राह्मण समाज उनको समर्थन करता है। उसी तरीके से अगर हम बिल्कुल बिल्कुल, और एससी अगर आप देखें तो एससी कम्युनिटी उनको पहाड़ की स्वाभाविक रूप से अपना नेता मानती है, क्योंकि उनको ही ग्रूम होते हुए उन्होंने पहाड़ से तो वो मुक्तेश्वर से शायद एक बार जीते हैं, मतलब पहले, और बाद में तो अब वो नहीं, वो भले नीचे आए हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मैं वहाँ से ब्लॉक प्रमुख, मैंने क्षेत्र पंचायत से अपनी शुरुआत की है सर। क्षेत्र पंचायत रहा, उनके बगल के इलाके का मैं फिर ब्लॉक प्रमुख भी रहा। बेतालघाट क्षेत्र से बगल में ही मेरा ताड़ीखेत ब्लॉक पड़ता है, साथ में लगे हुए हैं। और जो मैं महसूस करता हूँ लोगों के बीच में, लोग उनको स्वाभाविक रूप से एक बड़े नेता के रूप में देखते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है। तो एक रही पौड़ी की बात, सर पौड़ी में सारी चीज़ें कांग्रेस के फेवर में हैं। अगर आप देखें तो मेरी 5 लोकसभा सीटों में जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा अग्निवीर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पौड़ी लोकसभा में है। पर वहाँ से आपके मनीष खंडूड़ी भागने को तैयार हो गए हैं, गणेश गोदियाल चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं, हरक सिंह रावत भी वहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, उनकी पहली पसंद हरिद्वार थी। देखिए, सुविधा और वो क्या है मुझे पता नहीं, कि मैंने फिर कहा ना, हम सब पे इन्वेस्टमेंट है कांग्रेस का, और मेरे को लगता है कि अपनी अपनी भूमिका पे पार्टी जो कहे उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि अग्निवीर के अलावा अंकिता भंडारी वहीं की रहने वाली हैं, जिसका इतना बड़ा मामला है, केदारनाथ में सोने की घटना, वो सारी चीज़ें ठीक जोशी मठ, लेकिन फिर भी क्यों मनीष खंडूड़ी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी नहीं, कांग्रेस छोड़ने की तैयारी तो मनीष खंडूड़ी नहीं कर रहे। गणेश गोदियाल भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। अब गणेश गोदियाल जी का ये कहना है कि तैयारी मेरी उतनी नहीं है जितनी मनीष लगातार काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, ये आपसी वो है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अंतोगत्वा पार्टी की जो बैठक होंगी अभी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें तय होगा, और हमारी जो सर्वे चल रही है उसका रिजल्ट्स आने का हम लोग इंतज़ार करें। सर्वे में जो हमको सबसे नज़दीक लड़ते हुए दिखाई देगा, उसको पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएगी। टिहरी में क्या स्थिति है? टिहरी में हम प्रीतम सिंह जी को चाहते हैं। वो तो साफ मना कर चुके हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे लोगों को संगठन में जगह नहीं मिली, तो मैं क्यों लड़ूं चुनाव। 5 बार एक व्यक्ति विधायक, 4.5 साल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो मजबूत हैं, और इतने मजबूत आदमी को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप, अगर प्रीतम सिंह ने मना किया तो आप उनको मनाएंगे या? निश्चित ही। अगर प्रीतम भाई के पास मैं वैसे भी 1-2 बार जाके मिल के आया हूँ, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, और जो वो चाहेंगे वो भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े और जीते। नैनीताल सीट पर? नैनीताल सीट पर भी काफ़ी घमासान है। वहाँ महेंद्र पाल जी हमारे 2 बार के सांसद हैं। नारायण दत्त तिवारी के स्वाभाविक जो दावे वो हैं उत्तराधिकारी हैं, वो दीपक बलूटिया जी हैं। हमारे उपाध्याय जी हैं, गणेश उपाध्याय जी किसान नेता हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वो हैं। रंजीत रावत जी की भी दावेदारी है, आदेश चौहान जी की भी दावेदारी है, जो हमारे विधायक हैं। तो उन लोगों में हमारी अभी चर्चा चल रही, क्योंकि पहला दौर की हमारी बैठक हुई है,
और वहाँ के भी जैसे ही हमारे प्रभाव के हमारे रिजल्ट्स आते हैं सर्वे के, उसके बाद फिर इस पर पार्टी बैठक करके निर्णय लेगी। मतलब लगभग 5 सीटों पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की तैयार हो चुकी है। निश्चित ही। एक बात ये कही जाती है कि गढ़वाल मंडल में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती जितनी थोड़ी बहुत टक्कर वो कुमाऊं मंडल में दे देती है। कारण इसका कुछ खोजा कभी? निश्चित ही खोजा, क्योंकि गढ़वाल में हम लोग बहुत मजबूत रहे हैं। ऐसा नहीं कि गढ़वाल खराब रहा। मुझे याद है जब हम उत्तर प्रदेश में थे। नहीं, मैं तो पिछले 5, 7, 8 साल का इतिहास बता रहा हूँ। जब लोग छोड़ के चले गए, क्या उसका असर पड़ा है? निश्चित ही पड़ा। जो 2016 में जब सरकार गिरी और 9 विधायक जब शिफ्ट हुए, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और प्रभावशाली लोग गए। विजय बहुगुणा जी का अच्छा प्रभाव है, उनके पिताजी के समय से एक फॉलोअर्स की लंबी लिस्ट है। सुबोध उनियाल जी बहुत प्रभावशाली थे, सतपाल महाराज जी थे। इन लोगों के जाने का निश्चित ही गढ़वाल में विपरीत असर पड़ा है और इसीलिए ज़रूरत पड़ी है कि वहाँ एक टीम और तैयार की जाए जो नीचे के लेवल पर संगठन को मजबूत कर सके। इसीलिए मैंने जो वहाँ युवा चेहरे थे, जो प्रभावशाली चेहरे थे, उनको वहाँ की जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी है, जो वहाँ के हमारे संभावित उम्मीदवारों को मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि 2014 से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इक्का दुक्का कोई जीत गई तो जीत गई। पहले 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 18 का स्थानीय निकाय, 19 का लोकसभा, फिर 22 का विधानसभा चुनाव। आपने कोई कारण, बहुत स्पष्ट कारण आपको समझ में आया कि क्या कारण था? कांग्रेस मतलब ऊपर थी, इतने नीचे कैसे चली गई? स्पष्ट कारण है सर। एक तो जिस पूरे परिक्षेत्र में केवल 18-19 MLA होते थे, वहाँ 70 हो गए और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, आकांक्षाएं बड़ी हैं। वो चाहते हैं उनके अच्छे बुरे सब चीज़ में नेता साथ में खड़ा हो। और बीजेपी और कांग्रेस में एक फ़र्क था। बीजेपी का नीचे कैडर काफ़ी मजबूती से काम करता था, आरएसएस हेल्प करती है। हमारा सेवा दल का कमज़ोर होना एक कारण है। दूसरा, जो लीडर्स हैं उन लोगों का नीचे के कार्यकर्ताओं के संग कनेक्ट कुछ कम हुआ, जो मेरा को लगता है, क्योंकि ऐसे ही कार्यकर्ता घर नहीं बैठता। और उस कमी को हम लोग सब मिलकर अब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कर्स को भरोसे में लेने का काम कर रहे हैं। और वो कमी को दूर किए बिना आज के परिदृश्य में, आज की जो स्थितियां हैं, उसमें कोई भी चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अच्छा, कभी आपको लगा था कि 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार जाएगी? और जब सारे हार रहे थे कांग्रेस में तो आप जीत गए। और 2022 में जब सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ से आप लूज़ कर गए। कुछ भाग्य भी है, वो पिताजी के समय से चल रहा है। कभी वो 47 वोट से हारे, कभी 300 वोट से, 600 से ऊपर गोविंद सिंह मेहरा कभी नहीं हारे। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अजय भट्ट जी से 78 वोट से एक चुनाव हारा। इस बार मैं 2200-2300 से इस बार चुनाव हारा हूँ। और विपरीत परिस्थितियों में मैं हमेशा जीता हूँ। 2007 में विपरीत स्थितियाँ थी, मैं चुनाव जीत के अजय भट्ट जी को हरा के चुनाव आया। 12 में कुछ ऐसे समीकरण रहे कि मैं 78 वोट से चुनाव हारा, उसको मैं अभी कैमरे में नहीं कहना चाहता। और 17 में जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, मोदी जी की लहर थी, मैं 13% वोटों से उस चुनाव को जीत के आया। मैं, आप कैमरे पे नहीं कहते, लेकिन मैं कह दूं कि आपके अंदर, आपके साथ वहाँ खेला हो गया, भीतरघात हो गई। वरिष्ठ नेताओं ने आपके साथ खेल कर दिया। मैं यही कहूँगा कि कभी कभी ज़्यादा तेज़ तर्रार होना आपको नुकसान करता है और कभी कभी तेज़ी बहुत नुकसान करती है। अच्छा, मेरा मानना है। रानीखेत के बारे में एक मिथ भी रहा है, हालांकि इस बार वो टूट गया, जी, कि जिसकी सरकार होती है उसका विधायक नहीं होता। आपने भी महसूस किया ये? नहीं सर, ऐसा है नहीं। देखिए, मतलब उत्तराखंड बनने के बाद की परिस्थिति, उसके बाद भी अजय भट्ट जी विधायक और मंत्री रहे। वो तो अंतरिम सरकार में थे ना? मंत्री रहे और लेकिन 2002 में आप आ गए। अब ये आप कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप विधायक हो जाते हैं और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और आपका ध्यान ये होता है कि मैं पूरे प्रदेश की समस्याओं को उठाऊं, काम करूं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, सोच भी कुछ अलग हो जाती है। मैंने, अच्छा, एक सवाल जो है वो आप ही की सीट से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जीतने वाले को रिवॉर्ड मिलता है और हारने वाले को थोड़ा मायूसी होती है और थोड़ा सा उसको किनारे कर दिया जाता है संगठन में। लेकिन आपको हारने के बाद रिवॉर्ड मिला, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सोचा था क्या, कैसे हुआ ये खेल? सर मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि जब मैं हारा तो मेरे को भी ये लगा था कि मुझे अब आगे की तैयारी करनी है। मैंने 70 से ज़्यादा सड़कें काटी सर विधायक निधि से। अकेला विधायक है जिसने विधायक निधि से पहाड़ में ट्यूबवेल लगाने का काम किया। 3 ट्यूबवेल लगाए, रानीखेत की पानी की समस्या दूर की। अकेला विधायक है जिसने विधायक निधि की मदद से पंपिंग योजना है पानी की पहाड़ में बनाई, वो बातें, लेकिन उसके बाद हारा। मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा सवाल कि हारने का रिवॉर्ड मिला, ये कैसे हुआ?
मेरे को लगता है कि जो विधानसभा में परफॉर्म किया उसका मुझे फ़ायदा हुआ। जैसे हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को राहुल जी ने बहुत सीरियसली लिया और कांग्रेस शासित प्रदेशों में उसको लागू किया, और इन्हीं चीज़ों का मुझे लाभ मिला है, उसको लोगों ने महसूस किया। और ये रानीखेत का जैसे आपने दुर्भाग्य बताया, सौभाग्य भी है। अजय भट्ट जी हारे, प्रदेश अध्यक्ष बने। करण मेहरा हारा, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बना। महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ भी यही बात है कि वो भी हारे, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। रानीखेत से अभी तक जो भी रहे, बच्चे सिंह रावत भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरीश रावत भी वहीं से हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अजय भट्ट जी भी वहीं से प्रदेश अध्यक्ष अच्छा, हरीश रावत जी का आपने नाम लिया, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसमें हरीश रावत जी की कोई स्पष्ट भूमिका थी आपको सपोर्ट करने में? मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद जरूर रहा है, पर उनकी भूमिका नहीं रही मेरे को विधायक अध्यक्ष बनने में। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया था, वो सारे अखबारों में छपा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये है कि मेरे बनने के बाद उन्होंने कहीं मेरा विरोध भी नहीं किया, और राय भी देते रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत करीबी रिश्तेदारी है आपकी रावत जी से। जब परिवारवाद की बात होती है तो रावत जी या तो अपने परिवार के लिए टिकट मांगते हैं, अगर अपने लिए टिकट नहीं बनता, लोग कहते हैं संगठन में भी उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का परिवार का सदस्य है। क्या रिश्तेदारी है, अगर आप बता पाएँ कुछ? मेरी सगी बहन उनकी वाइफ है, और मैं नहीं मानता जो बात कर रहे हैं। मेरा जो स्ट्रक्चर है वो गोविंद सिंह मेहरा से है। गोविंद सिंह मेहरा मूर्धन्य लीडर रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। तो मुझे कहीं इस तरीके का नहीं है। और मैं मेरे फादर की डेथ के 2 साल के बाद मैंने क्षेत्र पंचायत से अपना कैरियर स्टार्ट किया है। मैं एकदम से पैरासूट से आगे विधायक नहीं बना। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना, उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख बना, और उसके बाद फिर मेरे को 2007 में पार्टी ने टिकट दिया। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने पहले भी कहा था कि कई बड़े बड़े दिग्गज आपकी पार्टी के मेंबर्स हैं, विधायक हैं। क्या ये लोग आपकी एक कॉल पे आ जाते हैं, सुन लेते हैं कि संगठन का प्रमुख कह रहा है, या आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है? कुछ मामलों में एकदम सुन लेते हैं, कुछ चीज़ में मशक्क़त करनी पड़ती है, और ये चीज़ें आदमी को सिखाती है, मेरा ये मानना है। उनके काम करने के तरीक़ों से भी सीख रहा हूँ, उनके व्यवहार से भी सीख रहा हूँ। और ये पद ऐसा है सर, इसमें आपको झुकना भी पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लोगों की सुननी भी पड़ेगी, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मशक्क़त किन किन कामों को कराने में हुई, अगर वो बता दें थोड़ा सा? मशक्क़त होती है, जैसे आप किसी से कोई सूची मांगें, अब वो, और आपको दिल्ली से कहा जाए कि आपको 15 दिन के अंदर ये सूची उपलब्ध करानी है, और आदमी 2-2 महीने तक सूची ना दे, उसके बाद आप सूची मांगते, सूची मतलब किस जैसे नामों की सूची, सुझावों की सूची, कुछ भी मांगे। जैसे मैं, आप किसी एरिया के एक्सपर्ट हैं, सीनियर हैं, और आपकी एरिया में मुझे क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप राय नहीं दे रहे हैं, तो फिर बड़ी मशक्क़त होती है, बड़ी दिक्कत है। ऐसा किसने किया आपके साथ? अगर अब मैं नाम नहीं लूँगा, ये तो हमारे यहाँ पहाड़ में एक कहावत है, मडू फोकेल अभी देखेल। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और मुझे कुछ कहना नहीं है। पर हाँ, मेरा जो कारोबार है, जो मुझे काम सौंपा गया है, मैं उसको करने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आसान काम क्या था इतने वरिष्ठों से करवाना? प्रश्न अच्छा है आपका। इतने वरिष्ठों से जो काम कराना आसान है, वो काम है कि उनकी मदद से, उनकी राय से कहीं काम कर सकूं, उनको ले जा सकूं, परंतु ऐसा कम देखने को मिलता है। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी आता है कि जब प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन करना होता है तो कांग्रेस चूक जाती है। लोग ये कहते हैं, कॉमन मैन का ये आकलन है कि माफ़ कीजिए, जो प्रदर्शन होता है वो सिंबॉलिक होता है। आपका जो दफ्तर है राजीव भवन, वहाँ से गांधी पार्क 50-100 मीटर की दूरी पर है, बस वहाँ से वहाँ तक जुलूस गया और अपना इतिश्री कर दी। जबकि हमने ये देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है और बीजेपी कोई प्रदर्शन करती थी तो पूरे देहरादून में एक माहौल बनाया जाता था, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया जाता था। तो वो क्यों नहीं कर पाती कांग्रेस? इस पर 2-3 स्पष्ट कारण सर। ऐसा नहीं कि हमने खाली गांधी पार्क तक किया है। गैरसैंण का जो घेराव था वो ऐतिहासिक था, पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। 17 बैरिकेड तोड़ के 7 से 8 किलोमीटर हमारा 5-7 हज़ार आदमी, 5,000 तो खुद वहाँ के मजिस्ट्रेट ने घोषित किया कि इतने लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ा जाता है। 5,000 से ज़्यादा आदमी का उस पहाड़ में चढ़ के विरोध प्रदर्शन करना सामान्य नहीं था। और ऐसी स्थिति में जब आप 2 बार चुनाव हार गए, साधनों की कमी है, एक कॉल पे इतना हुआ। अंकिता भंडारी मर्डर केस में मैंने 17 बार जेल काटी,
SSSC में हमने आंदोलन किए, उसमें भी 7 दिन लगातार PCC से कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं कहीं पर लगता है जो बात आप कह रहे हो वो सही भी है। जब हमारे एक मंत्री ने एक व्यक्ति को पीटा, उसमें किसी भी मुझे लगता नहीं जिम्मेदार आदमी ने कोई बयान भी दिया हो, तो वहाँ पर हमारा जो वर्कर है वो दिक्कत है। लेकिन वर्कर पूरी तरीके से चार्ज है, हमने इसको डिसेंट्रलाइज़ किया है। बड़े प्रदर्शन का मतलब होता है कि देहरादून आए और प्रदर्शन करें, वो प्रैक्टिकली बहुत सही भी नहीं है। इसीलिए हमने इसको डिसेंट्रलाइज़ किया ताकि गाँव के कार्यकर्ता की भागीदारी हो सकती है। हम आज गाँव में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ब्लॉकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोग हमारे संग इन्वॉल्व हो सकें। वो ज़रूरी नहीं कि हम सबको देहरादून ला के प्रदर्शन करें। पहले ये देखने में आता था कि देहरादून आए, 20,000 की भीड़ करी और उसके बाद 6 महीने तक वो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, 6 महीने बाद वो ख़त्म हो जाता था। हम सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी हरक सिंह रावत के घर पर और उनके जो बाकी परिसर हैं उसमें ईडी ने रेड की है। जी जी, ऐसा सुनने में भी आया कि कांग्रेस उस मजबूती के साथ हरक सिंह के साथ खड़ी नहीं रही जैसी रहनी चाहिए थी, या जैसा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आपकी मुलाकात हुई हरक सिंह रावत? मेरी मुलाकात भी हुई, मेरी बात भी हुई, और कोई भी नहीं चाहता इसमें प्रदर्शन करना। उसका कारण है क्योंकि हमारे प्रश्न सीधे सीधे आप लोगों के माध्यम से जा रहे हैं। और जब मलिक के घर में CBI जा सकती है, जिसके बाद कुछ है ही नहीं, जो गवर्नर भी रहा, जिसने पुलवामा के बारे में कुछ बोल दिया, कुछ और चीज़ों के बारे में रहा, तो वो दिक्कत में आ गए। हरक सिंह जी की टाइमिंग को लेकर हम सब लोग लगातार कर रहे हैं, हम पत्र भी लिख रहे हैं। और हरक सिंह जी के उसमें जब विजिलेंस की एक बार इसी मामले में जांच बैठ गई, उसका अभी तक सरकार ने बाहर क्या आया वो बताया ही नहीं। और टाइमिंग को लेकर भी हमारा एक ठीक इलेक्शन से पहले हरक सिंह को क्यों परेशान किया जा रहा है? 2-2.5 साल इस चीज़ को हो गए, 2.5 साल से किस ED CBI सोई हुई थी। तो ये हमारे प्रश्न है, और BJP के विरुद्ध और हरक सिंह के साथ हम लोग पूरी ताकत से खड़े हैं, पूरी शिद्दत से खड़े हैं। यही बात हरीश रावत के बारे में भी अगर मैं पूछूं कि हरीश रावत के खिलाफ भी एक CBI जांच चल रही है जी, तो इस पर कोई सोचा है आपने कि क्या CBI कभी हरीश रावत को भी परेशान कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया है हरिद्वार से? हो सकता है उनके मन में शंका हो, क्योंकि CBI ने जिस बेरुखी का रूप दिखाया, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी रिब्स टूटी हुई थी, कमर की हड्डी फ्रैक्चर थी, ऐसे में अस्पताल जाके सम्मन दिया है। और वो प्रेशर की ही तरीका है, जिस दिन मुख्यमंत्री मिलने गए उसी दिन सम्मन भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें समझी जा सकती कि क्या चल रहा है। और BJP हर प्रदेश में जिस नेता से भी उनको थोड़ी घबराहट है या उनको लगता है कि इनसे खतरा है, उसके खिलाफ ED और CBI या इनकम टैक्स का इस्तेमाल। पर हरीश रावत से क्या खतरा होगा? हरीश रावत जी 2017 में 2 विधानसभा मतलब दोनों सीटों से हारे, 2022 में चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, वो तो लगातार हारे हैं चुनाव। BJP को क्यों खतरा होगा? सर, BJP हर वोकल आदमी को, हर एक्टिव आदमी के खिलाफ है। संजय सिंह उदाहरण है दिल्ली में, और हरीश रावत इस उम्र में भी लगातार सक्रिय हैं। कोई ना कोई कार्यक्रम उनका होता है, चाहे वो मौन व्रत हो, चाहे वो किसी इलाके में जाके बोलने लगे। और ऐसा नहीं है कि वो हार जीत से आदमी की लीडरशिप को नहीं आंका जा सकता। बहुत से ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनको हमारे जैसे लोग अपना गुरु मानते हैं, उनको लीडर के रूप में देखते हैं और उनको पढ़ने का भी काम करते हैं। तो हरीश रावत जी की भी एक अपनी फॉलोइंग है, और हरीश रावत जी निश्चित ही BJP को परेशान तो करते ही हैं। हरीश रावत जी, जो सवाल मैं चाहता था कि आप खुद ही अपने मुझसे कहें, हरीश रावत जी अपने इस तरह से अपने कार्यक्रम तय करते हैं, कहाँ विरोध करना है, कहाँ मौन व्रत करना है, कहाँ धरना देना है, किस तरीके से विरोध करना है। वो संगठन को साथ लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं? मैं इसका दूसरा सवाल भी पूछूंगा, पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, वो उस सब चीज़ से ऊपर चले गए हैं, और ये उनका आज का नहीं है। वो चाहे प्रीतम सिंह थे, चाहे किशोर उपाध्याय थे, वो इस तरीके से हमेशा से करते रहे हैं, और हम बुरा भी नहीं मानते। भीष्म पितामह हैं, और हरि की इच्छा हरि जाने, उनसे आगे ना हम हैं ना उनसे आगे हम बोल सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते हरीश रावत जी का इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पूछा कि कांग्रेस आक्रामक क्यों नहीं रहती, तो औपचारिक रूप से उन्होंने कहा मेरे को इंटरव्यू में ही ऑन रिकॉर्ड कि उतनी सक्रियता नहीं दिखाती प्रदेश इकाई। मतलब वर्तमान की बात नहीं, उन्होंने पिछली इकाइयों की भी बात करी थी। मैं तो अपना रिकॉर्ड इसीलिए वो आक्रामक रहते हैं अपना स्तर से। मुझे लगता नहीं, क्योंकि जितने कार्यक्रम को वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा कार्यक्रम मैं भी कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूँ, मैं घर नहीं बैठता। और रिकॉर्ड चाहे तो रिकॉर्ड दिया जा सकता है,
लगातार कितनी मीटिंगें हुई, कितने दौरे हुए, कितने कार्यक्रम हुए, उस सब चीज़ के हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। हाँ, अब अगर किसी को नहीं देखना है तो वो नहीं देखता है। अच्छा, आपने कहा वो भीष्म पितामह है, उनकी बात का हम विरोध नहीं, मतलब बुरा नहीं मानते। तो भीष्म पितामह का मतलब क्या समझे आप? उनको रिटायर हो जाना चाहिए सक्रिय राजनीति से, क्योंकि भीष्म पितामह तो गद्दी से बंधे हुए थे हस्तिनापुर की। नहीं, वो भी वो गद्दी से कहाँ बंधे हुए? वो कांग्रेस से बंधे हुए हैं, वो मोड़े से बंधे हुए हैं। अच्छा। वो हर जगह ले जाके मोड़े में बैठते हैं। हाँ। और हरीश रावत जी का एक्सपीरियंस देखिए, उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस समय प्रदेश में चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, अगर सबसे ज़्यादा स्वीकार्य कोई आदमी है इस समय जिसको एज ए लीडर देखा जाता है तो हरीश रावत। उनकी कद का भी कोई भी पूर्व उत्तराखंड में इस समय लीडर नहीं है। नरेंद्र तिवारी जी के बाद संभव था वही सबसे बड़ा चेहरा है, और इसीलिए वो कुछ भी करते हैं वो होता तो कांग्रेस के लिए ही है, इसलिए हम उस चीज़ का बुरा नहीं मानते। अच्छा, आपकी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात मतलब सामान्य तौर पर होती है या मशक्क़त करनी पड़ती है? नहीं, मशक्क़त कोई नहीं करनी पड़ती। वो समय समय पे बुलाते भी रहते हैं, मेरे ख्याल से हर तीसरे चौथे महीने पे बुला के मीटिंग्स भी लेते हैं, राय भी लेते हैं, और मशक्क़त जैसा कोई वो नहीं है। वो अपनी चीज़ें बताते हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता ये करना चाहिए, और हमसे भी पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, और हर चीज़ उनके पास फीडबैक पूरा है। तो लास्ट टाइम क्या मुलाकात हुई होगी, कुछ अगर आप बता पाएँ, बताने लायक कोई बात हो तो? निश्चित ही उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर चिंताएं जताई थी। एक तो जो मीडिया और प्रेस में चीज़ें आई थी उसको लेकर वो चिंतित थे, ये क्यों हो रहा है। मतलब जो आपके नेताओं ने जो बयान दिए थे, हाँ, वो मुझसे भी कह रहे थे कि क्या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की, और क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात आई थी। आप मेल जोल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये भी बात है। जैसे जोशी भट्ट को लेकर उन्होंने काफ़ी चर्चा की, देवेंद्र यादव जी को खुद यहाँ भेजा था, यहाँ के जूलॉजिस्ट लोगों को बुला के उन्होंने चर्चा की, अंकिता के विषय में चर्चा की। तो सारे गंभीर विषयों पे वो बात करते हैं, और अच्छा ये लगता है कि हमारे नेता को हर चीज़ की जानकारी है। अच्छा, ये तो बता दीजिए उन्होंने किस किस नेता के लिए बोला था कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप नाम ले चुके हो काफ़ी सीनियर्स के, मतलब बहुत सारी चीज़ें बीच में आई, जैसे वेणुगोपाल जी को लेकर या देवेंद्र यादव जी को लेकर भी बात आई, चुनाव से पहले चेहरा घोषित नहीं घोषित की भी बातें थी। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को अब रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं इनको स्टॉप होना चाहिए, और मैं खुश हूँ कि सारे सीनियर्स ने बात मानी है। अब इस तरीके के कोई बयानात अब नहीं आते। अब क्या स्ट्रेटजी आपने भी अपनाई कि जो बयान ये दिया करते थे उन बयानों को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, उनसे मुलाकात की जाए? नहीं, इसमें केवल एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी, और वो हो रहा है। हम लोग अब बैठते हैं समय समय पर, बातचीत भी हो रही है, और कोशिश यही हो रही कि कोई ऐसी मन में किसी खटास ना रहे। ठंड कितनी लगती है आपको? पहाड़ के आप रहने वाले हैं। मुझे मेरा माइंड फ्रेम ऐसा रहा, कोई बोलता है ठंडा हो रहा तब लगता है ठंडा, और कोई ना बताए तो महसूस नहीं होता। आपके विधायकों को खूब ठंड लगती है। देखिए, दुर्भाग्य इस राज्य का सर, आंदोलनकारियों ने जाने गंवाई। अब वो मूल अवधारणा क्या थी राज्य की, क्या हमारी डिमांड से? हम यूपी में कहते थे साहब यूपी में हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं, उत्तराखंडियत के बारे में पता नहीं है, हमारी टोपोग्राफी के बारे में पता नहीं, हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं, हमारी परेशानियों के बारे में पता नहीं है। लीसा लकड़ी पत्थर चोर, उनका शासन बोलते थे, हम लोग नारे लगाते थे। आज जिस गैरसैंण को हमारा सपना होता था एक हर आदमी का कि भाई पहाड़ में बनेगी तो हमारी कम से कम दिक्कत समझेगा जो यहाँ रहेगा, आज वहाँ जाने से बच रहे हैं। क्या कई ऐसे राज्य नहीं हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है, आधी तूफान आते हैं, उनकी राजधानियाँ उन्हीं क्षेत्रों में, और वहाँ अच्छे से विधानसभा चलती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब चीज़ को अच्छा किया जा सकता है, सारा कुछ वहाँ तैयार है। केवल हमारे सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के लिए भी व्यवस्था नहीं, उनको ठंड में वहाँ ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, वो भी हल्के हल्के हो जाता है, स्कूल्स हो जाते, अस्पताल हो जाते। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो उस ओर को कदम बढ़ाया जाए। अच्छा, आपने अपने विधायकों से पूछा कि भाई आपने क्यों लिख के दिया कि वहाँ नहीं होना चाहिए? लिस्ट नहीं हमको मिली, क्योंकि 4-5 विधायकों की बात आई थी, लेकिन कुछ ने मुझे खुद कहा कि भाई वो, क्योंकि जब मैंने कहा कि ऐसे लोगों से पूछा जाएगा तो खुद ही कुछ लोगों ने बढ़ के कह दिया यार वो आया दस्तखत करने, हमने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं। मतलब विधायक इतना गैर जिम्मेदार है कि बिना पढ़े कागज़ पे दस्तखत कर दिए? नहीं भट्ट जी, इसमें ऐसा है कि कई बार वहाँ क्या होता है कि जो निराश्रित हैं उनकी पेंशन कैसे बढ़ेगी, उस पर एक कॉमन दस्तखत चले जाते हैं सारे पक्ष के विधायकों के। कभी कभी पर्क्स को लेके बात। तो ये इनिशिएट किसने किया था? इनिशिएट बीजेपी के कोई विधायक थे। वो कोई विधायक, मतलब बीजेपी के विधायक का तो नाम बताइए। मुझे जानकारी नहीं, मुझे जो बताया कि बीजेपी के विधायक लेके आए थे, क्योंकि 40 लोगों की बात सरकार कर रही है, तो अगर 19 ने भी किया तो भी 21 उनके होंगे।
और मेरी जानकारी में यह है कि 3-4 लोगों की बात आई, और लेकिन वो नाम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, गैरसैंण एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। जी कांग्रेस ने गैरसैंण को महत्वपूर्ण बनाया, जी विधानसभा बनाई जी वहाँ पे। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ के उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड को देखें कि जिसने गैरसैंण के पक्ष में ज़्यादा बात करी वो सत्ता से बाहर हो गया। गोविंद सिंह कुंजवाल चुनाव हार गए, हरीश रावत चुनाव हार गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, और भी बहुत सारे नाम, अजय भट्ट जी खुद चुनाव हार गए। आपको नहीं लगता कि ये भावनात्मक मुद्दा कितना भावनात्मक है, राजनीतिक मुद्दा है या भावनात्मक मुद्दा है? जनता तो सपोर्ट नहीं कर रही है ऐसे नेताओं को। देखिए, मैं भावनात्मक नहीं मानता। भावनात्मक है हम जैसे लोगों का जिनने बचपन से आंदोलन किया, हमारे लिए है। गैरसैंण हमारी मैं ये चाहता कि जैसे अधिकारी वहाँ बैठे हैं, नेता बैठे, तो कम से कम समझेंगे तो सही दिक्कत क्या है। ठंड से दिक्कत आ रही, जब लाना पड़े 500 मीटर नीचे से गधेरे से सिर में कंटर भर के ना सर, और 2 कनस्तर पानी एक भैंस पी जाती है। पूरा दिन एक माँ को पानी लाने में लग जाता है। चलिए, ये बात मैं समझ गया आपकी, लेकिन एक चीज़ बताइए कि जब इतना इम्पोर्टेंट गैरसैंण है, पहाड़ी अस्मिता की बात आप कर रहे हैं, तो मूल निवास पर आपने क्यों साथ नहीं दिया उस टीम का जो एक टीम लगातार आंदोलन कर रही थी? देहरादून में उन्होंने आंदोलन किया, हल्द्वानी में उन्होंने आंदोलन किया, टिहरी में उन्होंने आंदोलन किया, और आपका बयान कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि उनके हृदय को ठेस पहुंचा दी आपने। देखिए, मैं कई मामलों में अपनी भावना से स्टिक रहता हूँ। मेरे को मेरे जिम्मेदारी का पद है, और मैं केवल वोटों की राजनीति नहीं कर सकता सर। उत्तराखंड में तराई में 62 के बाद भी लोगों को बसाया गया, युद्ध के बाद भी लोगों को बसाया गया। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डेवलपमेंट से लेके, हमारी कृषि से लेके, हर चीज़ में। हरिद्वार हमारे ही उत्तराखंड का है, बिना हरिद्वार के आप उत्तराखंड की कल्पना नहीं कर सकते। और हरिद्वार में जो स्थितियां हैं ज़मीनों की, रियासत की, उसको समझने की ज़रूरत है। जो वहाँ रिहायशी लोग हैं उसको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई झगड़ा ना पैदा हो, कोई आपस में मनमुटाव ना हो, उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में वोट बैंक के लिए राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप 50 की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि क्या जिनको 3 पीढ़ियाँ हो गई उनके लिए कुछ हम करेंगे? आप नेगोशिएट तो करिए। तो मेरा, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ प्रदेश का, मेरे लिए हरिद्वार वालों की भी जिम्मेदारी है। अब मेरे को ये बताओ कि मूल निवास पर आपका टेक क्या है, क्या होना चाहिए मूल निवास और मजबूत भू कानून पर? क्योंकि एक टीम आपसे बहुत नाराज़ है क्योंकि आप उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं, और विपिन त्रिपाठी की आप बात कर रहे हैं, पहाड़ी अस्मिता की, गैरसैंण की आप बात कर रहे हैं। तो आपका टेक क्या है? खुलकर आप अपना मत रखिए। मेरा खुल के मत ये है, क्योंकि आप मेरे को पूरे उत्तराखंड को लेके चलना है। भाई, काजी निज़ामुद्दीन हरिद्वार मंगलौर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन संकल्प लाते हैं गैरसैंण राजधानी के लिए। इसको हमको समझना होगा। उन्होंने पहाड़ में रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया, उस भावना को समझने का काम किया जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य के गठन की लड़ाई शुरू हुई। मेरा काम है जिन लोगों को गोविंद बल्लभ पंत जी ने बसाया उनका भी संरक्षण कैसे हो। जो हरिद्वार में लोग रह रहे हैं, जिनको 3-3, 4-4 पुस्तक, उनका संरक्षण कैसे हुआ। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनना चाहिए जिसमें इन सबको हम एकोमोडेट कर सकें। हाँ, जो कल आया है, बिजनेस करने आया है, उसको आप मत दीजिए, जिसको अभी 10 साल 20 साल और उसको मत दीजिए। लेकिन जो 62 में आए, जिन्होंने यहाँ खेतियाँ की, जिन्होंने मलेरिया को झेलते हुए, जिस समय लोग अपनी, मैं खुद ज़मीनें छोड़ के भागा, मेरा परिवार हल्द्वानी के आसपास से छोड़ के चले गए। जिन लोगों ने उस समय जंगलों को काट के, उन मच्छरों में, जिस समय मलेरिया का प्रकोप था, चेचक का प्रकोप था, उस समय उस तराई को डेवलप करने का काम किया सर। उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मेरी भावना है, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे और मानेंगे, क्योंकि हम सब भाई हैं। आपने बात करने की कोशिश करी उन आंदोलनकारियों से? निश्चित ही कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझसे आपत्ति जताई, मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, और उन लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ। और भू कानून पर? भू कानून पर हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर हमारा कानून हो, क्योंकि हमारे लोग पलायन पहले ही कर रहे हैं, और ज़मीनों में अब ऐसे लोगों का कब्जा होने लगा है जिससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। भू कानून बहुत आवश्यक है। यहाँ के मूल निवासियों का हक अधिकार बना रहना चाहिए। मजबूरी में भी अपनी ज़मीनें बाहर वालों को ना बेचें, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, और ताकि स्वामित्व हमारा बने रहे। जिस दिन उत्तराखंड फ्लोरिश हो तो उस दिन हमारे लोग भी उसके साथ डेवलप हों, यह मेरी इच्छा है। मेरा आखिरी सवाल ये है, प्रदेश अध्यक्ष बने रहना पसंद करेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे?
सर मुझे अगर दोनों में से एक ही चीज़ चुननी हो तो क्या हो? तो मैं प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस काम को बढ़ा रहा हूँ और मैं तेज़ी से पार्टी के कैडर को खड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, और निश्चित ही मैं उस काम को, क्योंकि उस काम में मेरे को अब 2 साल हो गए, मैं कई कमियां थी उनको दूर करने में भी कामयाब रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं अध्यक्ष बने रहूँ और मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊँ और पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेगी। ये सवाल का एक और पूरक सवाल ये बनता है कि चूंकि चुनाव में बीजेपी बहुत आगे निकल गई है प्रचार में, कांग्रेस को थोड़ा डर सता रहा है, इसलिए आप चुनाव लड़ने से कन्नी काट के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने की कोशिश? मेरे को कोई चीज़ बचाने की कोशिश नहीं, मैं घर से लेके नहीं आया सर कुर्सी, और मेरा स्पष्ट मानना है, क्योंकि जिस दिन मैं बना उस दिन भी मैंने इच्छा नहीं जताई थी, और किसी भी पद को जब आपके पास आता है तो एक दिन वो पद जाता भी है, तो इससे मुझे कोई घबराहट भी नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूँ पूरे योद्धा के रूप में हूँ, लगातार संघर्ष किया है, बचपन से आज तक संघर्ष देखा और किया है। चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता हूँ, अगर कहा जाएगा कि अध्यक्ष का पद छोड़ दे तब चुनाव लड़, तो भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर ये कहा जाएगा कि 5 लोकसभा में आपको मेहनत करनी है, आप अध्यक्ष बन के काम करिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं कहीं किसी भी चीज़ में पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन करूँगा। जो लोग आपकी कुर्सी हिला रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूँगा मेरे से लंबी वो लकीर खींचें। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले रुद्रप्रयाग में 19 दौरे मेरे हुए हैं ऑन रिकॉर्ड, और जिस तरीके से मैंने 18-19 महीनों में दौड़ भाग की है, उससे ज़्यादा वो भाग दौड़ करें, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा, खुलकर अपनी बात रख रहे थे, खुलकर कांग्रेस के भीतर की सारी समस्याओं को भी हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ाएंगे, इसका फैसला आलाकमान ही करेगा, लेकिन हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है करण महारा। देखना ये होगा कि आलाकमान भविष्य में करण महारा को किस भूमिका में रखता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे किसी नए प्रकरण पर नए शख्सियत के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिए, और महारा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार।